नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं रामचेतन त्यागी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ में मान सिंह जी मौजूद हैं चर्चा के लिए। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी जी चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रांडेड दवाइयां जिन पर देश की जनता यकीन करती है और ये मानती है कि शायद नकली दवाइयां जो है वो हमारे लिए जो है उचित नहीं है, ठीक नहीं है, वो जहर हैं। और समय समय पर नकली दवाइयों की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, बड़ी कार्रवाइयां भी की गई। लेकिन अब पहली बार 53 दवाइयां, जिन दवाइयों को हम लेते चले आ रहे थे, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां जिनको हमने कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा यूज किया और आज भी शायद हम जो है लेके आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये दवाइयां हैं या फिर जहर है, फिर कैसा ब्रांड, और फिर नकली और ब्रांडेड में अंतर क्या है। जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो भी खरी जो है नहीं उतरी कसौटी पर, नकली दवाइयां हैं वो तो उतरती ही नहीं है। नकली और असली जो खेल है वो तो अब एक ही पलड़े में आ गया है। महाराज जी आप कैसे देखते हैं इसे, ये अभी तक खिलवाड़ जो हो रहा था उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर दवाई कंपनियां? जी, ये दवाई कंपनी जितना भी सहयोग है, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो हमारा जय श्री राम। और मैं बताना चाहूंगा, आज के दौरान कोई भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दवाई का पत्ता 8-10 रुपए होता है, इमआरपी 70, 60 और 80 रुपए तक होती है। इंजेक्शन 20, 25, 30 रुपए होता है, इमआरपी 100-125 रुपए होती है। जो 100-125 का इंजेक्शन होता है, इमआरपी 400-500 रुपए 600 रुपए होती है। जो पत्ता कैप्सूल और टैबलेट का होता है 50-60 रुपए का, उसकी इमआरपी लगभग 250 से 300 रुपए होती है। इस पर कभी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नकली दवाइयाँ कितनी बन रही है, कितना साइड इफेक्ट है। बहुत से डॉक्टर लोग तो ये कहते हैं आपको बुखार आया, बुखार ने अटैक कर दिया लीवर पर, हार्ट पर। अरे उसको बारीकी से देखिए, बुखार तो 50 साल पीछे भी आता था। तब लोग काढ़ा पीते थे, जड़ी बूटियां की दवाइयाँ खाते थे, और यहाँ तक कि जो गिलोय गुरच आती है उसे दूध पीस कर काढ़ा बनाते थे, सारा बुखार गायब हो जाता था। आज इस बुखार को कई मात्र दे दिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, और वो आपको आया इस वजह से लीवर पे एकदम अटैक हो गया। ये अरे उसमें ये भी तो कहो, आप कितने हाई पावर की दवा चला रहे हो, कौन सी दवा ठीक चला है, रहे हम उस हो? पर बातचीत करेंगे। वो जो आयुर्वेद का जो आप बता रहे हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम सिंह साहब से पहले जो है जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब कैसे देखते हैं जो हमारी सेहत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, जिसके ऊपर 762 करोड़ चंदा लेने का भी आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया गया, और उन्हीं कंपनियों की दवाई आज फेल हो गई है। 48 दवाइयां जो हैं वो फेल हुई हैं 53 में से, और जो 5 दवाइयां हैं वो नकली पाई गई हैं। कैसे देखते हैं आप कि ये जो जहर है परोसा जा रहा है, और क्या आगे परोसा नहीं जाएगा? क्योंकि कल बैन हुआ है, तो बैन के बाद में सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जी, और सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि ये दवाइयां जिसके पास पकड़ी जाएंगी तो उसे फांसी हो जाएगी, आजीवन होगी, या 5 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, इसको लेकर भी नहीं कहा है। फिर कल से बंद हो गई, या फिर आने वाले टाइम में जो दवाइयां हमें दी जा रही थी उन 53 दवाइयों में से कोई दवाई नहीं मिलेगी मेडिकल पर या डॉक्टरों के पास से, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे सरकार? जी देखिए, नकली मिलावटखोर तो हमेशा हर चीज में मिलावट करते रहे हैं, और इनको सख्त सजा न मिलने पाने के शासन द्वारा सख्त न कदम उठाने की वजह से ये हो रहा है। जबकि मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अपराध मिलावटी दवाइयों जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टरों की डॉक्टरी पे भी सवालिया चिन्ह लग रहा है। वो दवाएं सही लिख रहे हैं और दवाएं वो नकली बेच रहे हैं। तो नकली जो बना रही है फैक्ट्रियां, उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से। जी।
डॉक्टर चतुर्वेदी जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज को लेकर के कि ठीक है जो दवाइयां बाहर निकल के आई हैं और जिनकी जांच हुई है, क्या लगता है आपको सरकार ने 2014 से लेकर के अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया और अभी तक इसके लिए फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जिम्मेदार क्यों न माना जाए, जो हर बार आयुर्वेद को गलत बताती है और ठहराती भी है? आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात एक तरफ प्रधानमंत्री जी करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का सिस्टम जो है वो लोगों की सेहत के साथ में खेल रहा था। जी जी सर, केशव सर जी, एक्चुअली आजकल इतने सब चीज़ों में दूषित और सब चीज़ों में इतनी मिलावटें हो रही हैं। आप दूध ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, सब चीज़ों में सब प्रदूषित चीज़ें आ रही हैं। ना ही इसमें नहीं, वो ठीक है। आप जो सब्जी की बता रहे हैं, सब्जी में मिलावट होगी, दही में मिलावट मान लिया, खाने पीने की चीजों में मिलावट है, उसमें बीमार हो तो जाएंगे कहाँ? बोले कि वो बीमार हुए, भाला लगा, तीर लगा, गोली लगी, बीमार हुए, गए कहाँ? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, और वहां भी उसने जहर दे दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर जहाँ कहीं बीमार होते हैं उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वहां से तो इलाज है कि हम डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो वहां उन्होंने और डबल डोज का जहर दे दिया कि बोले कि आप इसको 3 टाइम खाइए। मैं इसके बाद इसी बात पे आ रहा था सर। एक्चुअली फिर इसके बाद सर, ये हमारे पूरे भारत का, पूरे विश्व में आजकल जेनेरिक दवाइयों का इतना प्रकोप बढ़ रहा है, इतना प्रकोप है, इस पे कोई कड़ा कानून नहीं है। लेकिन अगर इस पे अगर सख्ती या कोई कड़ा कानून अगर लगा दिया जाए तो उस पर बिल्कुल रोक, नकली दवाई और जेनेरिक की जो आती है जिससे आज कई बीमारी फैल रही है और ये नकली दवाई बीमारी है, इस पर पूरा प्रतिबंध बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कड़ा से कड़ा कानून भारत को लाना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और दूसरा, इतनी ये पुरानी दवाइयाँ हैं ये सब कांग्रेसों के टाइम से चली आ रही हैं, जिन्होंने लाइसेंस कंपनी को दिए, तब उस टाइम कोई ना निरीक्षण होता था। लेकिन हाँ, बीजेपी के टाइम निरीक्षण हुआ, सब चीजें पकड़ी जा रही हैं। इसलिए पकड़ी जा रही है क्योंकि बीजेपी के जब शासन है, पहले ये सब चीजें नहीं थी, ना ही पकड़ी जा रही थी। अंदर कारोबार चल रहा था इन सब चीजों का। इन सब चीजों पे हमें अब विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र जी भी मौजूद हैं पैनल में। भूपेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? जी सर, आ रही जी। देश के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा चल रही है, और शायद कल से जो चर्चा है बहुत बड़ी है, लेकिन इसको मीडिया भी नहीं उठा पा रहा है, आखिर क्या वजह है तो एक अलग विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? जैसे भूटान है, भूटान में आयुर्वेद को लेकर के ही वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं, वहाँ एलोपैथिक को बढ़ावा कम दिया जाता है, वहाँ सर्जरी है, जांच है और तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के वो करते हैं, लेकिन फिर भी वो आयुर्वेद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। क्या भारत तो जो है, भारत की तो जो है अगर हम देखें प्राचीन विद्या ही आयुर्वेद रही है, तो इसको हम भूलते जा रहे हैं और आईएमए का भी दबाव हमेशा आयुर्वेद के ऊपर रहता है। कैसे देखते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई में आखिर कौन जो है आगे आना चाहिए? भूपेंद्र, आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है सर जी। महाराज जी, आप तक फिर आते हैं। वही सवाल आपसे है कि आप जो है शायद उसको जो है उतना नहीं शायद समझती, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद पर आप बात कर रहे थे कि हमारा भूटान है, भूटान में आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है, आखिर इस देश के अंदर आईएमए पर कौन सा ऐसा दबाव है? यही आईएमए जो मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन अलग से जो है बनवा देता है। आपने शायद इस पर हमने चर्चा जो है नहीं की, लेकिन आपको बताएं 2004 में पहली बार जो है मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन, आप सोचिए डॉक्टर भी बट गए। अभी तक आप संगठन बनाते रहे, वो एक अलग विषय था। अब तो उस पर आईएमए ने 2004 से लेकर 2024 10 साल हो गए बने हुए, और इन 10 सालों में नहीं शायद 20 साल होने जा रहे हैं, और इतने वर्षों में कभी भी आईएमए ने मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन पर एक बात तक नहीं थी। कल को अगर हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन बन जाए तो मुझे लगता है आईएमए तुरंत बैन लगा देगा उन डॉक्टरों पर जो हिंदू डॉक्टर्स एसोसिएशन बनाएंगे और हिंदू डॉक्टर एसोसिएशन का हिस्सा होंगे। आज मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन बनाई गई, कल को जो है पुलिस भी बनाया जाएगा, पुलिस में भी जो है मुस्लिम पुलिस संघ बना लिया जाएगा, फौज में भी बना लिया जाएगा, IAS IPS संघ भी होगा। तो इन पर तो जो है आईएमए की अगर हम बात करें कि उसने तो मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन, एक ऐसी संस्था
जो एकदम पूरी तरह से धर्म के विपरीत है, और धर्म और जाति नहीं होना चाहिए, ये देश मानता है। तो आईएमए प्रतिबंध कब लगाएगा और किन पर लगाएगा, कैसे तय होगा कि आईएमए केवल आयुर्वेद पर ही हर बार प्रतिबंध लगाएगा, उसको ही रोकेगा और उसको ही चुनौती देगा कि नहीं आप खड़े होकर के दिखाइए, आप तो 100% है ही नहीं, तो 100% तो एलोपैथिक भी नहीं है जी। ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा कि आज से कई दशक पुराना जो हमारा आयुर्वेद था देश में, आज वो विदेशी लोग आ करके हमारे देश की धरोहर, अनमोल कीमत का आयुर्वेद, उसको ले जाकर अपने देशों में चला रहे हैं। 80% कई देशों में चला, कहीं कहीं तो 90% है। और हमारे देश में पैसे के खातर, माला माल बनने के खातर एलोपैथ का सेवन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 8 गुना इस प्रकार से इंजेक्शन दवाइयों पे हो रहा है। आयुर्वेद में नहीं हो सकता है, इसमें विभिन्न प्रकार के साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जड़ी बूटी कहीं पहाड़ों से आप खाएं, किसी भी आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बच्चा जवान बूढ़ा एक दवाई खाता है, और इसमें बच्चे के लिए अलग होता है, जवान के लिए अलग, वृद्ध के लिए अलग, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 650 mg। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके काफी हमारे देश में अकाल मृत्यु हो रही है। एक बीमारी को लोग खाते हैं, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, दूसरी को जब खाना शुरू करते हैं डॉक्टर लोग दवाई देते हैं तो तीसरी तैयार हो जाती है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जब हमारा हार्ट में दिक्कत होती है तो दवाई खाते खाते हार्ट का ऑपरेशन क्यों होता है? जब किडनी में हल्का इन्फेक्शन होता है, दवाई चलते चलते उसका डायलिसिस क्यों होता है? जब हमको कोई डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, पूरे जीवन क्यों दवाई खिलाई जाती है? तब तक 1-2 वर्षें और बन जाती हैं। थायराइड है तो पूरे जीवन के लिए टैबलेट दी जाती है, उसका 2-4-6 महीना कोई कोरस होगा या नहीं होगा। बीपी है तो पूरे जीवन उसके लिए टैबलेट उठो आप खाइए, उसके लिए भी कोई 2-4-6 महीना कोई कोरस है उसको जब से मर्ज को खत्म करने का, उसको स्थायी रूप से लाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। पूरे जीवन आप स्वीकार करते रहे, करते करते हम दूसरी बीमारी को दावत देते हैं, तमाम साइड इफेक्ट हो जाते हैं, फिर हम तन से और धन से दोनों से जुदा हो जाते हैं। ये हमारे देश में एलोपैथ का चल रहा है, इस पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जिलों में अधिकारी है, उन्हें तो मोटी रकम चाहिए, मोटी रकम की जरूरत है उनको। आज देखिए तमाम देहात में डॉक्टर बैठे तो क्या देखते हैं, जितनी सेमो क्या देख रहे हैं, उनको केवल महीना में 10-20 लाख उनका बंधा हुआ है। जो उनको आना है, मरना है तो पब्लिक को, धन गंवाना है तो पब्लिक को। किसान भाई हर तरफ से मर रहा है, तन से भी धन से भी, उसका कहीं किसी प्रकार का किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं कहीं से मिल रहा है। कोई भी समस्याओं को देख लो, कोई सरकार योजनाएं लागू करती है तो विभाग में मुंबई बैठे हैं शेर बंदर, उनको बगैर सुविधा शुल्क लिए किसी किसान भाई गरीबों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही। आप तहसीलों में ले लीजिए, इलाकों में ले लीजिए आप, उसके बाद वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन ले लीजिए, बगैर सुविधा शुल्क नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से होता है निःशुल्क सुविधाएं हैं, वहाँ सुविधा शुल्क अच्छा खासा लिया जाता है। फिर आप हमारे शाहजहांपुर में देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ था। दवाई इतनी लेट होती है कि रिकॉर्ड तो अच्छी दवाइयाँ सब लेट हो जाती है। जो मक्की कूड़े जैसी दवाइयाँ हैं वो हमारे किसान भाइयों को, पब्लिक को खिलाई जाती है, और वहाँ पर भी गरीब किसान के लिए कहा जाता है निःशुल्क सुविधाएं हैं, भर्ती, दवाई, जांच। वहाँ पर इतना मोटा शुल्क लिया जाता है, इसकी जांच कराई जाए तो प्रतिदिन 4 से पकड़े जाएंगे। 10,000 दीजिए ऑपरेशन होगा, नहीं तो प्राइवेट भाग जाइए। 15,000 20,000 दीजिए, एक्सीडेंट हो गया ऑपरेशन होगा, प्लेट पड़ेगा रात, नहीं दिया तो प्राइवेट भाग जाइए, उनको रेफर कर दिया लखनऊ बरेली के लिए। ये रोज कारनामे आप अस्पताल के अंदर देख लीजिए, आए दिन हो रहे हैं। क्या है, धन उगाई की जा रही है, जनता परेशान, और अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। आज के समय पर मैं कहना चाहूंगा, नेता
जो पहले करते थे आज वो नहीं सुनते हैं। अधिकारी कर्मचारी माला माल और जनता है कंगाल। तो जनता जी। की कंगाली आ रही है और डॉक्टर साहब अधिकारी थोड़ा सा ऊपर आप कर लीजिए, पूरा चेहरा आपका जो है नहीं दिख रहा है। सिंह साहब पाप करिए जी, सिंह साहब पाप करिए और जी। गंगा नहा लीजिए, पाप आपके कट जाएंगे। गलत काम कीजिए, चंदा दे दीजिए पार्टियों को, तो आपका जो पाप है वो आपका धुल जाएगा। क्या लगता है आपको कि सरकार को जी एक्चुअली केशव जी ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, मेरा ख्याल ये है कि मैं जब छोटा था उस समय वैद्य और होम्योपैथिक इसी का इलाज हुआ करता था, तो 1 महीने में 15 दिन में बुखार उतारा जाता था। आज मैं यही कह रहा हूं त्यागी जी से कि आज होम्योपैथिक आयुर्वेद को इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता का विश्वास, बुखार ऐसे हो रहे हैं 104 105 डिग्री चला जाता है, अगर उसे तुरंत उतारा नहीं जाएगा दिमाग बिगड़ जाता है। इसलिए जनता जो है अंग्रेजी की तरफ भाग रही है। इसको पहले से हम लोग आयुर्वेद उसका प्रचार, और 1000 दुकानें हैं अंग्रेजी हैं तो आयुर्वेद की 1-2 दुकानें हैं, और हमारे समय जो मर्ज कटती है, साइड इफेक्ट हो कुछ भी हो, आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि 4 दिन 5 दिन लेट के बुखार उतारे, उसे तुरंत ड्यूटी जाना, इंजेक्शन लगे, बुखार उतर गया, अब ड्यूटी जाना है। ये चीज मैं त्यागी जी से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, जनता में विश्वास। इसी तरह स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में आज भी गरीबों, रिक्शा चालकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में बड़े लोगों के। इसीलिए अस्पताल में भी देख लो, आज बड़े लोग कभी भी अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा बना के दवाई सरकारी नहीं लेने जाते हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ करोड़ों लाखों रुपया खर्च होते हैं वहां जाते हैं। इसका विश्वास दिलाने के लिए आपको जनता में और सभी पढ़े लिखे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आयुर्वेद क्या है, होम्योपैथिक क्या है। इससे बीमारी जरकट होती है, इससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसका मैं यही समझता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार न होने से जनता में पढ़े लिखे लोग, चाहे वो शिक्षा का ले लो चाहे हॉस्पिटल ले लो, आज हॉस्पिटलों में कहीं पर भी बड़ा आदमी 4 पहिए गाड़ी लगा के सरकारी अस्पताल में दवा लेने नहीं जाता। सरकारी स्कूलों में बच्चे उसके विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ाने, जबकि सरकार ने समय समय पर कितना अच्छी व्यवस्था की गई, बच्चों को खाना देना, दोपहर में ये करना वो करना, फिर भी आज मैं देखता हूँ स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि उसमें बच्चे बहुत कम जाते हैं। क्यों? जैसा आपने त्यागी जी ने बताया कि दलाल लगे रहते हैं कि सरकारी नहीं, चलो हम इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा देंगे। इसी तरह सरकारी अस्पताल में दलाल लगे रहते हैं, चलो हम हॉस्पिटल ऑपरेशन करा देंगे, सस्ते में ब्लड बैंक की व्यवस्था करा देंगे। ये चीज व्यवस्था खत्म करने के लिए विश्वास जनता में दिलाना पड़ेगा आपको। एक बड़ी पुरानी एक पंचतंत्र की कहानी है जो हमने पढ़ी हुई थी, उसे सबसे पहले हम दर्शकों के बीच में रखते हैं। वैद्य का एक जमाना हुआ करता था और उस समय एक राजा थे, तो राजा का जो है एक वैद्य का बेटा था, तो वैद्य के बेटे ने जो है गलती कर दी कि राजा की बेटी से प्रेम कर लिया। उस प्रेम के कारण राजा गुस्से में आ गया और उसने वैद्य के बेटे को मरवा दिया। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते, साल बीते और जो वैद्य था वो बूढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा बुजुर्ग। राजा साहब के बेटे को एक दिन सांप ने काट लिया। अब पूरे जो है राज्य में वो वही एक वैद्य था जो सही कर सकता था। तो राजा साहब को पहले तो लगा कि शायद वैद्य तो नहीं आएगा, इलाज नहीं करेगा, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था और जिसे हमने फांसी चढ़ा दिया, मार दिया। लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भेजा। पहले जो है उनके परिवार ने कहा, रानी साहिबा ने कहा कि मैं खुद जाऊंगी स्वयं चल के और आप भी चलिए। राजा साहब गए, रानी भी गई, दोनों लोग गए उनके दरवाजे पर। तो जब बाहर निकल के वो आया लालटेन अपनी लेकर के, जो वैद्य था, तो उसने पूछा क्या हुआ महाराज? उन्होंने कहा हमारे बेटे को सांप ने काट लिया है, आप चलें। तो जो वैद्य की पत्नी थी उसने रोका, उसने कहा कि आप भूल गए, हमारे जो आंखों का चिराग था उसको तो बुझा दिया इसी व्यक्ति ने, अब चाहे ये मारे या काटे आपको जाना नहीं है। वैद्य ने एक बात कही, बड़ी मार्मिक बात, कि हमारा धर्म है और धर्म से मैं विमुख नहीं हो सकता। मैं ये जानता हूं कि मेरे द्वारा ही वो ठीक हो सकता है, तो मैं अपने इस धर्म को नहीं छोड़ सकता। ये जो वैद्य है हमारे लिए धर्म है,
और वो गया। राजा को उम्मीद नहीं थी और उन्होंने इलाज किया, वो लड़का ठीक हो गया। हालांकि उसके बाद में राजा साहब ने माफी मांगी और सारा कुछ किया। उन्होंने कहा देखिए वो एक अलग चीज है जीवन में। आज हम देखते हैं कि एक डॉक्टर के सामने जब वो गुजरता है, उसके सामने मरीज चिल्लाते रहते हैं। वो एक जो भाव है वैद्य का और एक मरीज के प्रति, जो एक पुराना जो भाव रहता था, जैसा अभी सिंह साहब कह रहे थे कि पुराना जो इलाज है वो तो या तो गाँव के वैद्य करते थे या फिर होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हम होते थे, और कई दिन का प्रोसेस होता था। लेकिन एक बार अगर हो गया तो फिर आपको सालों तक बुखार नहीं होगा, तुरंत भी नहीं निकालने का। लेकिन चलो दवाइयां आई, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लोग नई विज्ञान की दुनिया है तो इसमें भी ठीक है। अच्छा, अगर अच्छी तरह से अगर काम हो, ठीक ढंग से काम हो। बात यह है कि देशभक्ति की कमी है, लगाव कम है, धर्म नहीं मान रहे हैं, कर्म नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे धर्म और कर्म से जुड़े, उनको ये लगे कि चाहे सामने वाला हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है उसका इलाज करना, हमारा कर्म है सेवा करना। क्योंकि जो डॉक्टरी है इसको केवल पढ़ भर लेने से या डिग्री मिल जाने से डॉक्टर नहीं हो जाता। डॉक्टर तो वो है जिसके अंदर अगर सेवा का भाव नहीं आया, सामने वाले को देख करके अगर उसके अंदर का जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर भाव ये आ ही नहीं रहा है कि मैं इलाज करूं, तो कैसे जो है इसको जोड़ा जाए, कैसे समाज में इसको ठीक किया जाए। जो हमारी प्राचीन पद्धति थी वो भी ठीक थी, लेकिन आज के दौर में इसे आप कैसे देखते हैं? सेवा का भाव अंदर से पैदा होना चाहिए, देशभक्ति का भाव अंदर से पैदा होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाएगी तो नकली दवाइयां, नकली रोजगार, ये सब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ तो डॉक्टर ऐसे उतरे हैं जो कहें कि महीने में हम एक दिन निःशुल्क इलाज करेंगे, इतना हम कमाई कर लिए, ठीक है एक दिन हम कैंप लगाएंगे, कैंप लगा के हम निःशुल्क इलाज करेंगे। एक डॉक्टर को ऐसा आए कि हम महीने में एक दिन जो है ऑपरेशन करेंगे निःशुल्क गरीबों के। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे देशभक्ति या सेवा भाव कुछ किया जाए। देश का हर डॉक्टर अगर एक एक दिन भी अगर समय दे निःशुल्क कार्यों में भी, तो मुझे लगता है कि बड़ी सेवा हो जाएगी। डॉक्टर आशीष चतुर्वेदी जी के लिए ठीक है सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको जी। मैं चतुर्वेदी साहब से पहले मैं जवाब ले लेता हूँ जी। मैं चतुर्वेदी साहब से जवाब ले लेता हूँ, आप तक भी आता हूँ महाराज जी। डॉक्टर साहब जी केशव सर, हमारे यहाँ पर आज भारत में कई ऐसे, ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर कैमरा आप ऐसे करिए, आपका चेहरा ऊपर थोड़ा आ जाए। एक तो स्टैंड आप ले लेना है आपने, ताकि जो है, क्योंकि अब लाइव में हर रोज आपको जुड़ना है। हाँ आप ठीक है जी, जी बोलिए। जी केशव सर, ऐसा नहीं कि आज हमारे भारत देश में कई ऐसे चिकित्सक हैं जो आज फ्री में अपनी सेवा दे रहे हैं और कम पैसों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ अपवाद भी हैं जो मरीजों से अच्छा व्यवहार नहीं करते एवं काफी सारा उनका बिल बना देते हैं। लेकिन आज IMA या फिर भारत सरकार को कुछ इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कि सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड क्लिनिक में एक निर्धारित, यानी हर चीज निर्धारित शुल्क रख देना चाहिए। यानी जो परामर्श शुल्क होता है वो भी निर्धारित हो, ताकि आज आप कहीं जाएंगे तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अलग चार्जेस है, 700 रुपए ले रहे हैं। किसी आप फिजिशियन के पास जाएंगे वो 300 रुपए ले रहे हैं। किसी सर्जन के पास जाएंगे वो OPD में अपने 400 रुपए ले रहे हैं। तो सभी अपना रेट अलग अलग है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। वहीं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है या मेडिकल कॉलेज में जाता है तो वहीं मात्र 1 रुपए में उसका इलाज हो रहा है। अच्छा भी उनका इलाज हो रहा हो, लेकिन 1 रुपए में हो तो रहा है। तो भारत को या फिर IMA को कुछ, भारत शासन को या फिर IMA को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे सभी का निर्धारित एक ही शुल्क हो पूरे भारत में। हर चिकित्सा चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनका निर्धारित शुल्क कर दिया जाए कि भाई आप 100 रुपए से ज्यादा इन मरीज जो इसमें आते हैं, आयुष्मान श्रेणी में आते हो या इसमें आते हो गरीबी रेखा में, आप उनसे इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो मेरा तो ये सुझाव है सर। ठीक है महाराज जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के माननीय मोदी जी 2014 से आए, देश के प्रधानमंत्री बने, तो देश की संस्कृति और आयुर्वेद में हमारे बढ़ावा हुआ। जब माननीय योगी जी 16-17 में आए हैं तो हमारे देश में और प्रदेश में संस्कृति और पूजा पाठ आयुर्वेद में और उत्थान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने संस्कृति को, आयुर्वेद को जड़ से मिटाने का काम करती चली आ रही थी। और कुछ समय और रहता तो ना देश में संस्कृति होती ना आयुर्वेद होता। बाबा रामदेव के साथ क्या हुआ था
ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। और आज मोदी जी ने आयुर्वेद पर काफी बढ़ावा दिया है। और आज मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में वो सटीक इलाज है जो गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी मर्ज, जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ से वापस आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, महाराज जी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, कैमरे में चेहरा आपका आधा आ रहा है जी, आपका चेहरा कैमरे में आधा आ रहा है, आपका कैमरा। कहना चाहता हूँ मैं, आज के दौरान डॉक्टर को नहीं मानता हूँ, मैं वो डॉक्टर मानता हूँ जो पीछे हमारे डॉक्टर वैद्य लोग हुआ करते थे, जो नब्ज पकड़े, मर्ज को बताएं, वो तो डॉक्टर है। और वो असली ईश्वर का भक्त है जो अपने शिष्य भक्त को आते हुए देखे और उसके दुख को समझ जाए कि ये आया हमारे पास, इसको दुख क्या है। और डॉक्टर मरीज को, नब्ज को पकड़े और मर्ज को बताए, तब मैं समझूंगा कि वो डॉक्टर है। अरे पैसा पैदा करने के लिए 50 प्रकार की तो वो जांचें कराता है, 50% उसका उसमें टाई अप होता है, कोई भी जांच रख लीजिए आप। दूसरा, आज आप एक डॉक्टर के पास गए, जांच कराए, दूसरे के पास दूसरे दिन गए, वो अपनी जांच कराएगा, तीसरे दिन तीसरे के पास गए, वो अपनी जांच कराता है। एक दूसरे की जांच को मानने को 24 घंटे के अंदर तैयार ही नहीं है, पैसे के खातर। ये क्या है? आपको नब्ज का ज्ञान नहीं है, काहे के डॉक्टर हैं, किताब पढ़कर आए हैं आप, तो केवल पन्ना लौटना और फाइल को लौटना जानते हैं। जांच कराया, देखा, उसको लिखते हैं। मरीज जो आता है 500-700 का पर्चा बनाता, 2 घंटा लाइन में बैठता है, मात्र 1 मिनट में पूछते क्या हुआ, सर हमारे दर्द हो रहा, बुखार आ रहा है, सर चक्कर आ रहे, बस फटाफट कलम चलाई और दवाई लिख दिया, 1 मिनट उठा दिया। उन्होंने कहा सर खाना कैसे, स्टोर पे जाइए, वो बता देगा। तो 2 घंटा बैठा, 1 मिनट में उसको ये भी नहीं बता रहा कि कैसे खाओगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। एक बार नब्ज तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है। आज हमारे 50 साल पीछे वैद्य लोग जो खाकर क्या कल खाया था, वो आज नब्ज पकड़ के बता देते थे कि आपने क्या चीज खाई है। और जो उन्होंने वैद्य ने मना किया और आपने एक दिन पीछे खाया है, तो वैद्य तुरंत बता देता कि आपने चीज क्यों खाया, नहीं खाया और कल खाइए। आज मैं उनके पास बैठकर मुंह मोड़ के खा लूंगा और डॉक्टर बता दे मैंने क्या खाया है, तो ये कोई ज्ञान नहीं। इस समय तो बिजनेस चल रहा है, धन कमाई का हो रहा है। हमारे गरीब किसान भाई तन धन से पिट रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है। कई तो ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट हैं जहाँ पे हमारे गरीब भाई खत्म हो जाते हैं, डेड बॉडी उनकी 2-2 दिन रखते रहते हैं, ऑक्सीजन से उनका जो है दिखाते रहते हैं कि आपका मरीज देखिए जिंदा है, अंदर है, जाने नहीं देते हैं। जब टॉवर बचाते हैं, अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन को हटाया तो मरीज पता लगा 2 दिन पहले मर चुका है। क्या नहीं हो रहा हमारे देश में, इस हमारे समाज के साथ पैसे के खातर सब कुछ हो रहा है। और विभाग तो हम लगातार इसे उठा के तहसीलों में देख लीजिए, किसानों के साथ लेखपाल दुर्व्यवहार कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से धनुगाई कर रहे हैं लेखपाल। हर जगह आप देखिए तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। तहसीलों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन वो अलग हमारा विवेक और अलग रहेगा। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, पिछले सरकार में जो अधिकारी बाबू कर्मचारी थे वो उस समय मांस खाते थे। आज इस सरकार में भी सख्त निर्देश होते हुए भी माननीय योगी जी इतने सख्त निर्णय लेते हैं जो कोई नहीं ले सकता, मगर उन्होंने मांस खाया है, हड्डी से तोड़ना अब भी नहीं जा रहा है। चाहे टीम माननीय योगी जी ऐसी गठित करें कि जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, पकड़ा जाए, उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, वो किसी भी विभाग का हो। जी बिल्कुल, लेकिन आज के लिए बस इतना ही समय था इस डिबेट में, तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।